हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो जो सीरीज़ हम चला रहे हैं जिसमें हम मेजरली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और मैंने आपको बोला है कि इसमें हम डिस्कस करेंगे अराउंड 1000 MCQs। तो इसी सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 4 है जिसमें आज हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। और जो मेजरली क्या जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। जेके एसएसबी के अलावा अगर आप जेके पीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, यूपी इवन के यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन इसमें कुछ मैंने इंक्लूड किए हैं। तो एसएससी एग्जाम्स जितने भी एग्जाम्स इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं वनडे एग्जाम्स, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें आपको क्या कुछ डेप्थ नॉलेज मिलती है। ठीक है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना आप चाहो कि ये लोगों तक ये सीरीज़ पहुंचे, लोग हमारे साथ ज़्यादा जुड़ जाए, वो इतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, राइट। वो आपको अपकमिंग वीडियोस में पता चलेगा कि किस तरह हमारा शेयर करना आप लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, राइट। करते हैं स्टार्ट। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो, फिर एडिशनल चीज़ें देखो। ठीक है, पहले खुद ट्राई करना क्वेश्चन का। ठीक है, राइट। तो पहला क्वेश्चन इज अराउंड द डोगरा रोल जो जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट हुआ 1846 से। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। पहले स्टेटमेंट्स को देखेंगे, आंसर करेंगे, देन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूँ। फर्स्ट इज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड इन 1846। सबको पता है ये स्टेटमेंट सही है। महाराजा गुलाब सिंह एक्यूर्ड कश्मीर फ्रॉम द ब्रिटिश अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये भी सही है। गुलाब सिंह इज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी, ये सबको पता है। ठीक है। महाराजा रणबीर सिंह इंट्रोड्यूस्ड द रणबीर पेनल कोड, ये भी सही है। महाराजा हरी सिंह वॉज द फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये स्टेटमेंट गलत है। तो जो फर्स्ट वाला, सेकंड एंड थर्ड ये करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना। देखो ट्रीटी ऑफ अमृतसर की अगर हम बात करेंगे, जिसको साइन किया गया था 16 मार्च 1846 में, और इसमें गुलाब सिंह ने कश्मीर को खरीदा है फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। कितने पैसों में, कोई बता सकता है? 75 लाख नानक शाही रुपीज़। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल ऑफ कश्मीर। सेल ऑफ कश्मीर इसको कहा जाता है। देन ये जो जम्मू एंड कश्मीर है ये एक प्रिंसली स्टेट बनी थी। ठीक है, राइट। महाराजा गुलाब सिंह ये हमने डिस्कस किया है। महाराजा रणबीर सिंह इंट्रोड्यूस द रणबीर पेनल कोड, ये भी सही है। अब यहाँ पे आते हैं कुछ एडिशनल चीज़ें जो आपको याद रखने हैं। देखो जो गुलाब सिंह है, ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी। फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी, या डोगरा डायनास्टी का वो फाउंडर कंसिडर किया जाता है। कब फाउंड की थी? 1846 में, आफ्टर द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। लेकिन इसने रूल किया है 1846 से 1857 तक एज महाराजा। लेकिन महाराजा बनने से पहले ही वाज द राजा ऑफ जम्मू, राजा ऑफ जम्मू। ही वाज द राजा ऑफ जम्मू। और ये जो राजा है ये इसको टाइटल दिया गया था 1820 में। किसने? महाराजा रंजीत सिंह। याद रख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। महाराजा रंजीत सिंह, और ये जो महाराजा रंजीत सिंह है ये ही वाज वन ऑफ द बेस्ट सिख रूलर। और फिर इसकी डेथ होती है 1839 में। तो उसके बाद जो सिख लोग हैं वो उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो टाइटल कब मिलता है? 1820 में। लेकिन बहुत सारे सोर्सेज पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि 1822 का जो ईयर है, इस ईयर में जो गुलाब सिंह है वो बना है रियल राजा ऑफ जम्मू। ठीक है, डैट मीन्स जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी उस टाइम पे जो गुलाब सिंह था ही वाज व्हाट, राजा ऑफ जम्मू। तो उसके बाद वो महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? और उसने फाउंड किया था यहाँ पे क्या, एक ट्रस्ट आफ्टर बिकमिंग द महाराजा, जिसको हम क्या धर्मा ट्रस्ट कहते हैं, धर्मा ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट क्या करा था? टू बिल्ड टेम्पल्स। और इसने राशनिंग ऑफ राइस स्टार्ट किया था, राशनिंग ऑफ राइस स्टार्ट किया था जम्मू एंड
सॉरी श्रीनगर में, नॉट जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर में, ठीक है। और उसके बाद जो रूलर आता है डेट इज़ रणबीर सिंह। रणबीर सिंह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो हम एक साइड से एमसीक्यूज़ के थ्रू हमारे एंशेंट को जान रहे हैं, हमारे हिस्ट्री को जान रहे हैं, लेकिन अगर आपको डेप्थली पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है हिस्ट्री 2.0। आप चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे बना हुआ है प्लेलिस्ट, तो कुछ वीडियोस मैंने उसके अपलोड किए हैं, तो फर्दर मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो वीडियोस भी आप लोगों तक पहुँचे जाएंगे। जो नए एस्पिरेंट्स हैं अगर उनको लग रहा है कि हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए तो वो वहाँ पे वो चीज़ें आराम से देख सकेंगे, ठीक है, राइट, जो उनको बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि उनको अच्छे से आगे पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें वो बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने आप लोगों के साथ वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। नाउ कम टू द टॉपिक। यहाँ पे अगर हम देखेंगे रणबीर सिंह, इसका जो टेन्योर है ना वो इम्पॉर्टेंट है। देखो क्यों, 1857, बहुत सारे बच्चों के जहन में कुछ चीज़ आया होगा। 1885, पहले इनको थोड़ा सा डिकोड करेंगे, ठीक है। 1857 में क्या होता है, रिवोल्ट। देखो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डेट्स को क्या फैक्ट्स के साथ मिक्स करना सीखो, ज्वाइन करना सीखो। जो भी फैक्ट है उसके आगे, सपोज कि आप 1885 पढ़ रहे हो, इसके साथ इंडियन हिस्ट्री में कौन सा पॉइंट लिंक है, कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, है ना। तो आपका रिवीजन भी यहाँ होगा। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने किया था, A.O. ह्यूम। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डफरिन। देखो कितनी चीज़ें आपको इसी तरह क्या पढ़ना है। जब आपको एक पॉइंट के रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशन जहन में आएगी 1.5 मिनट के, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, राइट। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इसने इसके बीच में रूल किया, तो इसके बाद यहाँ पे कौन रूलर बन जाता है, प्रताप सिंह एंड द लास्ट वाज हरि सिंह। लेकिन इसने यहाँ पे एक दो चीज़ें बनाई हैं जो आपको याद रखने हैं। उसने रंबेश्वर टेम्पल बनाया था, रंबेश्वर टेम्पल बनाया था। वो जो गुलाब सिंह ने उसने बहुत सारे एंशंट फोर्ट्स को यहाँ पे क्या रेनोवेट किया था। ये चीज़ें आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो डीपली अगर आपको जानना है रिगार्डिंग द जो मैंने आपको बोला है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आप वो सीरीज देख सकते हो, ठीक है। तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो पहले हर दिन की तरह क्या स्टेटमेंट्स को देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू आंसर। देखो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। देखो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स नहीं है। इनको कोर्ट क्या, ये नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल। डैट मीन्स कि अगर कोई बंदा इनको फॉलो नहीं करेगा, लेकिन फर्स्ट थिंग इसके करना चाहिए, अगर फॉलो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ ये कोर्ट एनफोर्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट नहीं है, बट वाइल एज फंडामेंटल राइट्स आर द जुडिशियबल, ठीक है। तो वो भी हम आगे देखेंगे, राइट। फंडामेंटल राइट्स आर जुडिशियबल, ये मैंने आपको बताया है, ये स्टेटमेंट सही है। तो देखो पहले DPSP वाले पार्ट को खत्म करेंगे, ठीक है। तो DPSPs हमने कहाँ से लाए हैं, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। लेकिन ये आयरलैंड वालों का भी अपना कंसेप्ट नहीं था, उन्होंने खुद बारो किए थे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हमने आयरलैंड से लाया लेकिन उन्होंने खुद स्पेन से लाया। लेकिन वहाँ से लाने के बाद हमने इनको कहाँ पे रखा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट फोर्थ 36 to 51 आर्टिकल ये डील कर रहे हैं किसके साथ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये जो DPSPs हैं हमारे पास, इनका लाने का मकसद क्या है, इट एम्स टू द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ये इसका एम है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इन DPSPs में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो JK SSB बार बार आपसे पूछेगा। सपोज करो कि आर्टिकल 40 है, पहले इसी को खत्म करेंगे फिर आंसर देखें। जो देखो जितने भी चीज़ें हैं इनके पीछे बहुत मेहनत होती है, ये बात आप मानो या ना मानो, लेकिन आप अगर सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर देके चलो जाओगे तो फिर वेस्ट है ये चीज़ें करना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप
यू विल गेट समथिंग एक्स्ट्रा। अगर आप इस चैनल से प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की है तो आपको कुछ अच्छा मिलना चाहिए जो आपको एग्जाम में रियली हेल्प करें, या आपको और भी चीज़ें देखने को मिले जो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 40 की अगर हम बात करेंगे, इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये चीज़ याद रखना है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, जेके एसएसबी ने इससे क्वेश्चन निकाला है। आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी का पार्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसके अलावा आर्टिकल 46 पता है किसी को क्या है? चलो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ किसके साथ डील कर रहा है। आर्टिकल 50 ये भी इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये चीज़ें आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ये आर्टिकल्स याद रखने हैं। और ये जो 5th वाला है, 46th वाला है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये किसके साथ डील करता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ डीपीएसपीज वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से ही लाया है, डेट मींस ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आर्टिकल 44 डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी सही है। अब यहाँ पे बात आती है फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पार्ट 3 में है, पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, ये सबको पता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, बिगिनिंग में हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन लेटर ऑन 1978 में एक को रिमूव किया था, डेट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी। डेट मीन्स अब हमारे पास कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स। और आप मुझे बताओ कि 7th वाला जब रिमूव किया गया था उस टाइम पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, और नाउ इसको कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंडर रखा गया है, इस वाले जो रिमूव किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है 1, 2 एंड 4। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर जियोग्राफी। जम्मू एंड कश्मीर जियोग्राफी से क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट्स को देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू आंसर। ठीक है, राइट। K2 इज द हाइस्ट पीक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल मैप ऑफ इंडिया। देखो, अगर हम इंडिया की ऑफिशियल मैप को कंसिडर करेंगे तो जो POK वाला एरिया है, इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया। देन और सबको पता है कि ये जो K2 है, जिसको हम गार्डियन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये कहाँ पे है? कोराकोरम रेंज में, जो लद्दाख वाला पार्ट है। तो लद्दाख पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो ऑफिशियली अगर हम देखेंगे फिर ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के बाद जो हिमालयाज़ की ऊंची पीक है, डेट इज़ दिस गार्डियन ऑस्टिन, जिसकी हाइट कितनी है? 8611, डेट इज़ 8611 मीटर्स। ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन अब आ सकता है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट, देखो ये जो ये वाला पार्ट है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट टेरिटरी है। तो अगर हम वो पीक देखेंगे जो एंटायरली लाई करते हैं इंडिया में विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, डेट इज़ द कंचनजंगा, जिसकी हाइट कितनी है? 8586 मीटर्स, जो कहाँ पे लोकेटेड है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। सिक्किम में है ना? सिक्किम में है लोकेटेड है। कमेंट सेक्शन में आप फिर भी बताओगे इसकी हाइट क्या है। ठीक है, राइट। हाइट तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशनड है। आप थर्ड वाली वो बताओ, थर्ड जो सेकंड हाइस्ट माउंटेन पीक इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज माउंट हरमुख इज लोकेटेड इन द कश्मीर वैली। देखो, जो माउंट हरमुख है ये कश्मीर वैली में लोकेटेड है, ये स्टेटमेंट भी सही है। किस डिस्ट्रिक्ट में? गांधरबल में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ हिमालयाज। ये पार्ट है हिमालयाज। और इसके बेस पे वहां पे एक लेक है, डेट द गंगाबल लेक। गंगाबल लेक वहां पे हमें देखने को मिलता है। और ये जो माउंट हरमुख है, अकॉर्डिंग टू ए ट्रेडिशन, ये एसोसिएटेड है विद गॉड शिवा, गॉड शिवा। इसीलिए इसको क्या एक रिलीजियस रेफरेंस आप बोलो या रिलीजियस लिंक मिलती है हिंदू रिलीजन के साथ, क्योंकि लॉर्ड शिवा के साथ ये एसोसिएटेड है। ठीक है, राइट। नुन पीक इज हायर देन कुन पीक। देखो, ये जो नुन कुन, ये 2 पीक्स है जो लद्दाख में हमें देखने को मिलते हैं। इनकी हाइट की अगर हम बात करेंगे, देखो कुन की हाइट क्या है? 7135 मीटर्स, एंड नून की है, एंड कुन क्या है?
कुन की हाइट क्या है 7077 मीटर। डेट मीन्स कि जो नून है ये हायर है देन कुन, तो ये स्टेटमेंट सही है। और मेजर सोर्सेज जो है वो इसको हाइस्ट पीक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, किश्तवाड़ में एक पीक है, आप मुझे उसका नाम बताओ, वो डेट इज कंसिडर एज द हाइस्ट पीक ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। पीर पंजाल टनल इज आल्सो नोन एज अ जवाहर टनल, ये स्टेटमेंट भी सही है। और इसकी अगर हम लेंथ की बात करेंगे डेट इज 2.85 किलोमीटर्स, और ये कनेक्ट करती है किसको, काजीगुंड को किसके साथ, बानीहाल के साथ। और इसको कब ओपन किया गया था बताओ, कब इसको ओपन किया गया था, 1956 में। ठीक है, राइट, डेट मीन्स ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं क्या है, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप समझो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, राइट, तो पहला ऑप्शन देखेंगे, पहले स्टेटमेंट्स देन आंसर। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन इज मेनली काज्ड बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो पहले अगर हम ओजोन की बात करेंगे, डेट इज द O3। ठीक है, और हमारे पास जो ओजोन है इसके दो टाइप्स है, एक है बैड वाला ओजोन एंड नेक्स्ट इज गुड वाला ओजोन। ये जो गुड वाला ओजोन है ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है किन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ये आपने पढ़ा होगा। अब ये जो बैड वाला है ये कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये ट्रोपोस्फियर में हमें देखने को मिलता है। ट्रोपोस्फियर बेसिकली ये क्या है, ये मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेंट्स है, मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेंट्स है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो गुड वाला ओजोन है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, स्ट्रेटोस्फियर में। कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फियर में, और ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है किससे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। लेकिन अब इसकी डिप्लीशन स्टार्ट हुई है। डिप्लीशन का मतलब क्या है, इसका जो देखो सपोज करो कि ये ओजोन है हमारा, इसकी जो क्या है विड्थ है वो अब क्या कम होती जा रही है, वो क्या थिन होता जा रहा है ये। और विड्थ ऑफ द ओजोन इज मेजर्ड इन, किस में इसको मेजर किया जाता है, डॉब्सन यूनिट में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, डॉब्सन यूनिट में इसको मेजर किया जाता है। और इसकी डिप्लीशन के लिए बहुत सारे क्या गैसेस रेस्पॉन्सिबल है। सपोज करो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, डेट मीन्स वो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हेलॉन गैसेस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, तो ये चीज़ें हैं जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डिप्लीशन ऑफ O3 डेट इज द ओजोन। ठीक है, लेकिन अब इस ओजोन को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसको क्या हुआ, अगर ये खत्म हुआ तो यहाँ पे स्किन कैंसर आम हो जाएगा, कैटरैक्ट ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ होगी। इसके अलावा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, तो बहुत सारी इसके इम्प्लीकेशंस है। तो इसी ओजोन को बचाने के लिए बहुत सारे क्या इंटरनेशनल ट्रीटीज़, जो आपको याद रखने, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कंडक्ट किए गए हैं। किस चीज़ के लिए, इस ओजोन को हमें बचाना है। तो एक दो यहाँ पे हम देखेंगे, वीना कन्वेंशन, आपने नाम सुना होगा, वीना कन्वेंशन एक है जिसको कब साइन किया गया था, 1985 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपने सुना होगा, जो लिंक है किसके साथ, ओजोन के साथ। 1987 में इसको क्या बनाया गया था, लेकिन एनफोर्स्ड इन 1 जनवरी 1989 में इसको एनफोर्स किया गया था। ठीक है, और वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है बताओ, सितंबर में। किस डेट पे, 16 सितंबर में। चीज़ों को इसी तरह पढ़ो। ठीक है, जितने भी एसोसिएटेड चीज़ें हैं उनको देखो। डेट मीन्स पहला स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस। देखो ग्रीन हाउस गैसेस ये वो गैसेस है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें क्या हीटअप हो जाता है, डेट मीन ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये रेस्पॉन्सिबल गैसेस है। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज़ नॉट द ग्रीन हाउस गैस। तो फिर कौन कौन सा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, परफ्लोरोकार्बन्स है एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने में, फिर से रिपीट करता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, परफ्लोरोकार्बन्स है, सल्फर
हेक्साफ्लोराइड है। तो ये चीज़ें आप अपने नोट्स में ऐड करो कि कौन कौन सा क्या है ग्रीन हाउस गैस है, और मैंने आपको बताया है कि ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट इज दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। मीथेन हैज़ मच हायर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दैन कार्बन डाइऑक्साइड ओवर 20 ईयर्स पीरियड। देखो जो मीथेन है इसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है किस चीज़ के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है। एसिड रेन इज मेनली काज्ड बाय द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। देखो एसिड रेन जो होता है इसका पीएच वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू होना चाहिए बिलो किससे, 5.6 से, तो वो कंसिडर किया जाएगा एसिड रेन। और इसके जो कंपोनेंट्स है एक तो है सल्फर डाइऑक्साइड एंड और कौन सा है, नाइट्रोजन या नाइट्रिक एसिड। ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, ये आपको याद रखने हैं। डेट मीन्स ये फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट, तो सेकंड वाला इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, राइट। मीथेन CH4 ये टाइम इज मोर पोटेंट देन CO2 और 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं करता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन डायरेक्टली थ्रू द इम्पैक्ट एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज URL स्टैंड्स फॉर द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, राइट। DNS डोमेन नेम सिस्टम names into DNS translates domain names into IP addresses। देखो ये जो DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, पहले आप ये चीज़ याद रखो, इसको हम कहते हैं क्या, इंटरनेट फोन बुक, जो रिजर्व करता है डोमेन नेम्स एग्जाम्पल google.com टू न्यूमेरिक IP एड्रेसेस। डेट मीन्स ये कन्वर्ट कर रहा है क्या, डोमेन नेम्स को किस में, IP एड्रेसेस में। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। CPU कंसिस्ट्स ओनली द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये गलत है। देखो CPU के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, इसमें है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स एंड इंटरनल कैशे मेमोरी। तो ये स्टेटमेंट आपको देखना है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैज़ नो मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो जो SSD होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये यूज़ करते हैं फ्लैश मेमोरी को, मेमोरी चिप्स विदाउट मूविंग, और इसके पास कोई फिजिकल वाला या मैकेनिकल वाला पार्ट नहीं होता है। डेट मीन्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, नॉट थर्ड, थर्ड इज रॉन्ग, हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज इंडियन हेरिटेज आर्किटेक्चर एंड मॉन्यूमेंट्स। देखो जो अजंता केव्स है मेनली एसोसिएटेड विद द बुद्धिस्ट पेंटिंग। देखो अजंता केव्स जो कितने केव्स हैं, 29 केव्स हैं, और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में। और ये फेमस ये जो केव्स है किस रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है, ये बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, और इन पे क्या जटा का मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, राइट। नेक्स्ट इज एलोरा केव्स कंटेन बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन मॉन्यूमेंट्स। एलोरा केव्स अब ये कितने हैं, 34 केव्स हैं, और इनमें हमें किन किन रिलीजन्स के साथ एसोसिएटेड है, तो हिंदू के साथ, बुद्धिस्ट के साथ, जैन के साथ, और कैलाश टेम्पल के साथ। डेट मीन्स ये जो एलोरा केव्स है वहाँ पे हमें क्या फ्यूजन ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। सांची स्तूपा वाज ओरिजिनली कमिश्नर्ड बाय द एम्परर अशोका, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये ओडिशा में लोकेटेड है, और इसको बनाया गया था कब, कोई मुझे एग्जैक्ट डेट बता सकता है, 1250 AD में। किसने बनाया था, नरसिम्हा देव फर्स्ट, जो ईस्टर्न गंगा डायनास्टी का रूलर था। ठीक है, और इसको हम ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये रॉन्ग है। डेट इज 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अबाउट द माउंटेन पासेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में जितने भी माउंटेन पासेस हैं तो उनके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है। ठीक है,
पहला एक देखेंगे, जोजिला पास कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद लद्दाख। जोजिला पास जो है ये कश्मीर वैली को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, लद्दाख के साथ। ये स्टेटमेंट सही है। और ये किस हाईवे पे लोकेटेड है, डेट इज नेशनल हाईवे फर्स्ट। ये आपको याद रखना है। अगर डिस्ट्रिक्ट का पूछा जाएगा, गांधरबल जो कश्मीर, एंड द्रास कारगिल जो लद्दाख का पार्ट है, ठीक है। बानिहाल पास लाइज इन द पीर पंजाल रेंज, ये भी सही है। फोतुला इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे। देखो फोतुला पास जो है इसकी जो एलिवेशन है वो आपको याद रखनी है। ये हाईएस्ट माउंटेन पास है श्रीनगर लेह हाईवे के बीच में, तो ये भी सही है। खारदुंगला पास कनेक्ट्स लेह विद नुब्रा वैली। देखो जो खारदुंगला पास है जिसकी एलिवेशन है 5359, ये क्या है, हाई एल्टीट्यूड पास है जो कनेक्ट कर रहा है लेह टू श्योक एंड नुब्रा वैलीज। तो ये आपको याद रखना है। डेट मीन्स ये सभी स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स है, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे। आ जाओ नेक्स्ट पे। वीडियोस को शेयर करते हो या नहीं, सच बताओ। चलो पहले 1-2 मिनट आप मुझे दे दो, बताओ वीडियोस को शेयर करते हो या नहीं। कौन कौन वीडियोस को शेयर करता है बताओ। मुझे पता है बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अबाउट द इंडियन बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम। इंडियन बैंकिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। राइट, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1935। स्टेटमेंट सही है, फिर बात करेंगे। आरबीआई इशूज ऑल करेंसी नोट्स इन इंडिया। आरबीआई जो है ये इशू कर रहा है हर कोई करेंसी नोट जो इंडिया में है। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बाद में देखेंगे क्यों ये गलत है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। इसमें 6 मेंबर्स प्लस गवर्नर होता है, गवर्नर इज द हेड, तो ये भी सही हो जाएगा। द ₹1 करेंसी नोट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये सही है, इसीलिए मैंने इसको आरबीआई इशूज ऑल करेंसी नोट्स इसको गलत क्रॉस किया, क्योंकि जो ₹1 की करेंसी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या इशू करती है, ठीक है। डेट मीन्स 1, 3 एंड 4 ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। देखो आरबीआई ऑफ कोर्स करेंसी नोट्स को क्या इशू कर रहा है, लेकिन कुछ नोट्स हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या इशू करती हैं, लेकिन उनमें सिग्नेचर होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। फाइनेंस सेक्रेटरी का इसमें साइन होता है। आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था या फाउंड किया गया था अप्रैल 1, 1935 में अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 बेस्ड ऑन द हिल्टन यंग कमीशन रिकमेंडेशन। और रिकमेंडेशन किसकी थी, हिल्टन यंग कमीशन की। मॉनेटरी पॉलिसी की या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगर हम देखेंगे उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई ऑफिसर्स होते हैं और 3 मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बंदे, ठीक है, वो अपॉइंट करते हैं। प्लस इसका जो हेड होता है वो होता है आरबीआई का गवर्नर। अब यहाँ पे 2-3 फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो एक तो क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट आरबीआई गवर्नर, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कोई मुझे बता सकता है कि वो कौन था? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑसबॉर्न स्मिथ, वही था ना, ऑसबॉर्न स्मिथ। तो हो गया फर्स्ट। पहला इंडियन कौन था? पहला इंडियन मुझे बताओ। डेट वाज चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ये आपको याद रखना है। और इसका जो टेन्योर था ये भी इंपॉर्टेंट है, 1943 से 49 तक, ये आपको याद रखना है। और अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, आज इसका प्रेसिडेंट कौन है? डेट इज द संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। और आरबीआई को कब नेशनलाइज किया गया था? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, 1 जनवरी 1949 में। ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दाचिगाम नेशनल पार्क इज द लास्ट मेजर नेचुरल हैबिटेट ऑफ द हांगुल। देखो दाचिगाम नेशनल पार्क जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है, एंड इसको ये एक पहले क्या प्रोटेक्टेड एरिया था। 1910 में इसको डिक्लेयर किया गया था, फिर 1981 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। और ये वाहिद एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमें हांगुल देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। हांगुल कश्मीरी स्टैग, इट इज़ द क्या है, स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन शोपियान डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही है, पहला भी सही है, सेकंड भी। होकेसर वेटलैंड इज अ रामसर साइट, ये भी सही है।
छनथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये भी सही है। अब यहाँ पे रामसर साइट्स की बात आई है, तो जम्मू एंड कश्मीर में कितने 5 रामसर साइट्स हैं। कमेंट सेक्शन में इनके नाम और इनको कब डिक्लेयर किया गया था वो आप बताओ, ठीक है। हांगल डियर कश्मीर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है, जो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, दाचिकाम नेशनल पार्क। हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शोपियान में है, मुगल रोड के पास। फेमस फॉर द पेर पंजाल मारखोर हैबिटेट, यहाँ पे हमें क्या मारखोर देखने को मिलता है। होकेरसर वेटलैंड डेजिग्नेटेड रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस नियर श्रीनगर, इसको हम कोयना वेटलैंड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, राइट। अब इस क्वेश्चन में का आंसर आप लोग करोगे, ठीक है। देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 1942, करेक्ट स्टेटमेंट है। इस पे बात अच्छे से करेंगे क्योंकि इसमें 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम अच्छे से यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन 1942, ये स्टेटमेंट भी सही है। कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज्ड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है। फिर मैं बोलूँगा क्यों गलत है, कैसे गलत है, सब चीज़ें। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये भी सही है। देखो, पहले बात करेंगे क्रिप्स मिशन की, जो आया था मार्च के टाइम पे 1942 में, और किसने भेजा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा था, ठीक है। किस चीज़ के लिए कि आप उस टाइम पे, अगर ये टेन्योर आप देखोगे, इस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार, और ऑलरेडी जो इंग्लैंड वाले लोग हैं इनकी हालत यहाँ पे टाइट थी। अब ये चाहते हैं कि जो इंडिया के लोग हैं, जो हमारा एक आप एरिया समझो जिस पे हम रोल कर रहे हैं, उनका सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। तो इसलिए ये यहाँ पे बातें करने आते हैं, और बातें क्या कहते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, जो हमने क्या, अब ये हमारी डिमांड नहीं थी, हमारी डिमांड क्या थी, पूर्ण स्वराज। 1929 के सेशन में हमने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया था जवाहरलाल नेहरू ने, याद है ना। और उन्होंने क्या कहा था, क्या कहा था उन्होंने, हम क्या ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे वार के बाद। तो इस चीज़ को देखते हुए गांधी जी ने एक स्टेटमेंट इनको कहा था, या एक फ्रेज आप बोलो, इट इज़ द पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक या क्रम्बलिंग बैंक। ये एक ऐसी चेक है, बैंक का भी हमें पता ही नहीं, जो बैंक खुद डूब रहा है वही हमें चेक दे रहा है, ये क्रिप्स मिशन का। तो इसी के अगेंस्ट ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई थी। सिर्फ यही रीज़न नहीं था, लेकिन इट वाज आल्सो द पार्ट, क्योंकि जापान उस टाइम पे क्या बहुत तुरम खान बन रहा था, उसने पर्ल हार्बर पे भी हमला वगैरह ऐसा किया था। तो गांधी जी को लगा कि यार इस टाइम पे हम ब्रिटिश लोगों के अंडर है, अगर जापान के जहन में कुछ उल्टा सीधा आ गया तो वो हम पे भी हमला कर सकता है, इसलिए इट इज़ राइट टाइम टू स्टार्ट अ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो उसने क्या क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की, और कब, 8 अगस्त को। इसको हम अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी, ग्रैंड ट्रंक मैदान, ठीक है। तो ये आपको पता है। कैबिनेट मिशन प्लान, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने पार्टीशन की बात नहीं की थी। पहले हमें देखना है कि ये जो कैबिनेट मिशन है ये कब आया था, ये आया था 1946 में, और इसमें जो 3 मेंबर्स थे इसके, वो आपको याद रखने हैं। पहले ये याद रखो कि कब आया था, 1946 में। देन इसमें कितने मेंबर्स थे, इसमें 3 मेंबर्स थे। एक सेकंड आप मुझे दे दो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्योंकि ये चीज़ें क्या पता होनी चाहिए हमें, हम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो इतना डेप्थ में आपको जानना ही जानना है, ठीक है। देखो, आया था या कब, 1946 में। कौन सा मिशन, कैबिनेट मिशन। तो इसके 3 मेंबर्स थे, पैथिक लॉरेंस याद रख लेना, स्टैफोर्ड क्रिप्स याद रख लेना, एंड एवी अलेक्जेंडर। और इस प्लान ने कौन सी बातें हमें की, क्या बताया था उसने, हम क्या करेंगे। तो पहली जो रिकमेंडेशन इसकी थी, दैट वाज व्हाट इज हैपनिंग, दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये इसकी पहली रिकमेंडेशन थी, ये करना है। क्रिएशन ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट, ये सेकंड एम उसका था, यहाँ रिकमेंडेशन रही। और इसने बोला कि 3 टायर गवर्नमेंट होनी चाहिए, 3 टायर, और उसमें सेंटर रहेगा, देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट रहेगी, और प्रोविंशियल के अंदर ही प्रोविंशियल ग्रुप्स रहेंगे, पीजी ग्रुप्स रहेंगे, ठीक है। और सेंट्रल
ये जो है इस पे कंट्रोल रहेगा, सेंट्रल का कंट्रोल किन चीज़ों पे रहेगा, डिफेंस पे रहेगा, फॉरेन अफेयर्स पे रहेगा और कम्युनिकेशन पे रहेगा। लेकिन इसने ये पार्टीशन ऑफ इंडिया का प्लान प्रपोज नहीं किया था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, राइट। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसको पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, कब? 18 जुलाई 1947 टू क्रिएट द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया एंड पाकिस्तान बना है किस वाले एक्ट से? इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। डेट मीन्स 3 वाला क्या है? रॉन्ग है। 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे, आ जाओ। तो यहाँ से हमारा ये क्लास क्या कंप्लीट होता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने इसमें बात की है, वो मुझे अब बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वो आपको आप खुद करना है। ठीक है, और इसके आगे जो सेट नंबर 5, 6, 7 होगा, इसी तरह के क्वेश्चन हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा हम एक और सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं वो जाओ इस सीरीज़ को देखो, आपको फिर कश्मीर हिस्ट्री दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, राइट। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।